नमस्कार। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। बात चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की हो, चाहे राजनीतिक बदलाव की हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था की हो या फिर संवैधानिक स्थिति की, हर एक स्तर पर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। पिछले 75 सालों में जितनी ऐतिहासिक गलतियां जम्मू कश्मीर में हुई थी, उन सबको सुधारने का काम पिछले 5 सालों में हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की जो प्रक्रिया है वो पूरे जोरों पर है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक जो बड़ा बदलाव जो होना चाहिए था, जो अब तक दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कि जम्मू कश्मीर कुछ चंद परिवारों के चंगुल में फंसा था, उससे जम्मू कश्मीर अभी बाहर निकल पाने में नाकामयाब है। ना सिर्फ बाहर निकल पाने में नाकामयाब है, बल्कि इन चंद परिवारों की नई पीढ़ियां इस चुनावों में सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले पीढ़ियां भी जम्मू कश्मीर में इन चंद परिवारों की जम्मू कश्मीर की राजनीति में बनी रहेंगी, राज करती रहेंगी। दो परिवार खासतौर पर है। पहला है अब्दुल्ला परिवार, दूसरा है मुफ्ती परिवार। अब्दुल्ला परिवार के बारे में हम जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला की राजनीति में शुरुआत आजादी से पहले 1932 में जम्मू कश्मीर में हुई, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर श्रीनगर पहुंचे थे। आज उनके बाद शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनके बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला के बाद उनके दो बेटे अब राजनीति में शामिल होने के लिए तैयार है और अब वो पूरी तरह से सक्रिय इन विधानसभा चुनावों में दिखाई दे रहे हैं। पहले इस परिवार की कहानी समझते हैं। पहले बात करते हैं अब्दुल्ला परिवार की। शेख अब्दुल्ला, जैसे मैंने कहा कि 1932 में उनकी राजनीति में एंट्री हुई। 1932 में वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाते हैं और यहीं से जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत होती है। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कश्मीरी मुस्लिम को लेकर राजनीति की शुरुआत शेख अब्दुल्ला करते हैं और धीरे धीरे महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक ऐसा माहौल खड़ा करते हैं कि महाराजा हरि सिंह को वो जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने का एक सो कॉल्ड आंदोलन शुरू करते हैं, जिसको पीछे से सहारा देते हैं पंडित नेहरू। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद जब महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का अधिमिलन भारत के साथ करना भी चाहते थे, उस वक्त इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नेहरू चाहते थे कि वो अधिमिलन करने के बाद सत्ता शेख अब्दुल्ला के हाथों में सौंप दे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हुआ यही। आखिरकार शेख अब्दुल्ला के हाथों में जेल से निकालकर उनको हाथों में उनकी सत्ता सौंप दी गई और उसके बाद क्या स्थिति हुई हम सब जानते हैं। किस तरीके से अलगाववाद की राजनीति आजादी के बाद से ही, अधिमिलन के बाद से ही जम्मू कश्मीर में शुरू हुई, जो आज तक धीरे धीरे अब तक खत्म नहीं हो पाई है। शेख अब्दुल्ला, जैसे मैंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री बने और उसके बाद कई बार जेलों में रहे और फिर भी लगातार जम्मू कश्मीर की राजनीति को प्रभावित करते रहे। उसके बाद उनके बेटे आए 1980 में, फारूक अब्दुल्ला 1980 में उनकी राजनीति में एंट्री होती है और श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो अनअपोज जीतते हैं। आप रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला 43 साल की उम्र में इसके बाद वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं और 1982 में शेख अब्दुल्ला, जो उस वक्त सीएम थे, उनकी मृत्यु के बाद वो 45 साल की उम्र में 1982 में जम्मू कश्मीर के सीएम बनते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला की राजनीति है। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के बाद नई पीढ़ी आती है उमर अब्दुल्ला की, जो कि 1998 में 28 साल की उम्र में श्रीनगर लोकसभा चुनाव जीतते हैं और श्रीनगर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो 1999 में फिर से लोकसभा सांसद के तौर पर चुने जाते हैं और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनते हैं 28-29 साल की उम्र में। उसके बाद 2001 में वो वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री बनते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनते हैं और फिर जून 2002 में वाजपेयी सरकार से खटास पैदा होती है और फिर वो इस्तीफा देकर जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। उमर अब्दुल्ला 32 साल की उम्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और फिर 2009 में
वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं 2015 तक। 6 सालों तक उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। और अब ये तीसरी पीढ़ी थी। उसके बाद चौथी पीढ़ी, और अब्दुल्ला के 2 बेटे हैं, जमीर अब्दुल्ला और जहीर अब्दुल्ला। दोनों इस वक्त एडवोकेट है और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट यानी श्रीनगर में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिलहाल उनका स्टेटस ये कहता है। उमर अब्दुल्ला, जैसे कि आपको पता भी होगा कि उमर अब्दुल्ला की पायल नाथ के साथ 1994 में शादी हुई थी। हालांकि दोनों ने 2011 में सेपरेशन यानी अलगाव की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से दोनों ही बेटे अपनी मां के साथ रहे, लेकिन फिलहाल दोनों बेटे अब श्रीनगर में हैं, अपने पिता के साथ हैं, गुपकार रोड पे रहते हैं और राजनीति के तमाम गुर सीख रहे हैं। हर तरीके से सक्रिय हैं। और इससे पहले कि वो राजनीति में खुलकर सामने आए, उससे पहले सोशल मीडिया पर सोशलाइट मैगजीन्स जो हैं उनमें अक्सर उनके प्रोफाइल पिक्चर्स, प्रोफाइल स्टोरी छपा करती थी। फेमिना हो, हेलो इंडिया, ऐसी जो स्टाइलिश मैगजीन्स थी उनमें उनकी प्रोफाइल स्टोरीज पब्लिश होती रही हैं कि किस तरीके से जो सन्स ऑफ पैराडाइज हैं वो उनकी प्रोफाइलिंग जो है उनको आगे बढ़ाने में ये स्टोरीज काम आती रही। अब जब विधानसभा चुनाव है तो वो पूरी तरह से सक्रिय है। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही बेटों ने अपनी जो पॉलिटिकल टोनिंग है वो पहले से ही सेट कर दी है। और दोनों ने हाल ही में 1 जून 2024 को आउटलुक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल का जो मौजू था, जो उसकी स्टोरी थी, वो थी मैन्युफैक्चर्ड साइलेंसेस, द सप्रेस्ड वॉइसेस ऑफ कश्मीर। इस टाइटल से आप समझ जाते हैं कि जो चौथी पीढ़ी है शेख अब्दुल्ला की, उनकी राजनीतिक टोन भी किस तरीका, वही टोन है जो शेख अब्दुल्ला से शुरुआत होती है और उसी पॉलिटिकल लीनियज को आगे बढ़ाते हुए दोनों बेटे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से सक्रिय है। हालांकि चुनाव मैदान में वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन अभी वो चुनाव के गुर सीख रहे हैं। अब हाल ही में जब कांग्रेस के नेता, चाहे राहुल गांधी हो और उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और अन्य जो बड़े नेता गठबंधन के लिए श्रीनगर पहुंचे थे, तो वहां गठबंधन चाहे इनको रिसीव करना हो और मीटिंग में हर तरीके से ये दोनों बेटे मौजूद थे। और अब जब पर्चे भरे जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, तो वहां पर भी दोनों बेटे सक्रिय हैं। यानी चौथी पीढ़ी अब तैयार हो रही है। अभी तो फिलहाल वो राजनीति में सीधे सीधे नहीं उतर रहे, अभी राजनीति की गुर सीख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शेख अब्दुल्ला की चौथी पीढ़ी भी जम्मू कश्मीर की राजनीति में उतर चुकी है। यह प्रश्न कानूनी नहीं है कि उनको हक है, भारत के संविधान उनको हक देता है, लेकिन ये नैतिकता का प्रश्न है। ये राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न है कि वो राजनीति उनको सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि वो किसी खास परिवार, किसी खास सरनेम का हिस्सा है, उससे जुड़े हुए हैं। बहरहाल यही नीति है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में। एक और परिवार जो है वो है मुफ्ती मोहम्मद सईद का। मुफ्ती मोहम्मद सईद 1950 में राजनीति की शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक फ्रैक्शन था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें वो शामिल होते हैं गुलाम मोहम्मद सादिक के साथ, जीएम सादिक के साथ। उसके बाद जीएम सादिक 1960 में अपनी पार्टी का विलय जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कर लेते हैं। तो पहली बार मुफ्ती मोहम्मद सईद उस नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1962 में बेजबिहारा से, जहां से वो पैदा हुए थे, बेजबिहारा सीट से एमएलए बनते हैं। और 1964 में जीएम सादिक की सरकार में वो पहली बार डिप्टी मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक लंबा करियर है। 1965 में उनकी पार्टी का विलय हो जाता है कांग्रेस के साथ, तो वो कांग्रेसी बन जाते हैं। 1986 में कांग्रेस वो लोकसभा चुनाव लड़कर 1986 में वो राजीव गांधी सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं। और 1987 में वो राजीव गांधी से भी अलग हो जाते हैं और जन मोर्चा की सरकार में जन मोर्चा के साथ चले जाते हैं। और 1989 में वीपी सिंह की सरकार में देश के गृह मंत्री बनते हैं। 1989 जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कश्मीरी हिंदुओं पर शुरू होते हैं, उस वक्त जो स्थिति थी, उस वक्त जो गृह मंत्री थे वो जम्मू कश्मीर से ही थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद। बहरहाल 1991 में वो मंत्री हट जाते हैं जब चंद्रशेखर की सरकार बनती है। 2002 से 2005 के बीच वो सीएम रहते हैं वाजपेयी सरकार के
दौरान जब केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी तो उस वक्त वो जम्मू कश्मीर के सीएम भी बनते हैं। इससे पहले वो हालांकि पीडीपी बना चुके होते हैं 1998 में। फिर 2000 मार्च 2015 में भी वो सीएम बनते हैं और फिर जनवरी 2016 में जब उनकी मृत्यु होती है तो वो सीएम रहते रहते ही उनकी मृत्यु होती है। और ये पारिवारिक राजनीति का ही कमाल है कि उनकी ठीक मृत्यु के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती सीधे सीएम बन जाती है। ये है उन चंद परिवारों की सत्ता का कमाल, उनका कब्जा किस तरीके से जम्मू कश्मीर की राजनीति पे है। महबूबा मुफ्ती मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी उनकी राजनीतिक विरासत को संभालती हैं। महबूबा मुफ्ती की शुरुआत होती है 1996 में। वो उसी बीज बिहारा सीट से खड़ी होती हैं जहां से उनके पिता पहली बार एमएलए बने थे कांग्रेस के टिकट पर। तब उस वक्त वापस कांग्रेस में आ चुके थे जो मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं। और 1999 में, जैसे मैंने कहा, 1999 में पार्टी बनाते हैं और उसके बाद वो दो बार लोकसभा सांसद रहती हैं अपने करियर में। और जब 2016 में 7 जनवरी 2016 में उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की सीएम रहते हुए मृत्यु होती है तो वो उनके बाद वो खुद सीएम बनती हैं 2016 में और 2018 जून 2018 तक वो सीएम रहती है। ये दूसरी पीढ़ी। लेकिन इस बीच में पिछले 5 सालों में महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी तीसरी पीढ़ी को तैयार कर लिया है, यानी उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले कई सालों से वो पार्टी के कामों में सक्रिय हैं और फिलहाल एज ए मीडिया एडवाइजर महबूबा मुफ्ती के साथ वो लगातार काम कर रही थी और महबूबा मुफ्ती के हर तरीके के कामों को वो देखती थी। और कमाल देखिए कि महबूबा मुफ्ती अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल नहीं करती। पहले वो बीच में इल्तिजा इकबाल लिखती थी नाम, लेकिन धीरे से उन्होंने अपना नाम इल्तिजा मुफ्ती कर दिया और अब पूरी तरह से जो राजनीति हो हर एक स्तर पर वो इल्तिजा मुफ्ती के नाम से जानी जाती है, अपने नाना के सरनेम के साथ। तो अब इल्तिजा मुफ्ती पूरी तरह से तैयार हैं और इल्तिजा मुफ्ती उसी बिजबिहारा सीट से चुनाव मैदान में उतर रही हैं अब इस चुनाव में, जिससे उनके नाना 1962 में एमएलए चुने गए थे। 1996 में उनकी मां महबूबा मुफ्ती चुनी गई थी। अब वो सीट राजनीतिक विरासत के तौर पर इल्तिजा मुफ्ती के नाम हो चुकी है। ये है दूसरा बड़ा मुफ्ती परिवार जो कि जम्मू कश्मीर की राजनीति पर काबिज है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, ये इन चंद परिवारों के कब्जे में ही रहने वाली है। इसके अलावा भी कई परिवार हैं जिन पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो चुनाव है पिछले, इसमें बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन एक जो बदलाव होना चाहिए जो अल्टीमेटली लोग ही करेंगे। उनका संवैधानिक हक है, कानूनी हक है कि चाहे वो एक परिवार से जुड़े हों लेकिन वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये नैतिकता का प्रश्न है, ये नैतिकता की राजनीति का प्रश्न है और इसका एक हिस्सा, इसकी एक जिम्मेदारी आम लोगों पर भी है। उन लोगों पर भी है जो लगातार इन परिवारों को सत्ता पर काबिज करके रखते हैं। उनको भी देखना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहिए तो इन परिवारों के कब्जे से बाहर आना होगा, नई पीढ़ी को सत्ता हाथ में लेनी होगी। लेकिन बहरहाल यही ऑप्टिक्स सामने दिखाई दे रहे हैं कि अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी पूरी तरह से सक्रिय है। हालांकि सीधे तौर पर चुनावी मैदान में वो नहीं है, राजनीतिक गुरसिखरी है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में वो चुनाव मैदान में भी उतरेंगे। इधर मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी सीधे मैदान में उतर चुकी है। यही जम्मू कश्मीर व खास तौर पर कश्मीर केंद्रित राजनीति का सच है। नमस्कार, जय हिंद।